एंड वेलकम बैक टू द शो। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात। टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस, या यूं कहें कि टेलीग्राफ एंड टेलीफोन ऑफिस, दस्तगीर नंबर 14 फेडरल बी एरिया में हम मौजूद हैं। एम्प्लॉयज यहां पर मौजूद हैं जो रिटायर हुए इस डिपार्टमेंट से, जिसका नाम अब पीटीसीएल है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इन बुजुर्गों की उम्र देखिए। हम उस वक्त में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं जहां पर भाई भाई का नहीं है, जहां पर औलाद अपने वालिदैन का एहतराम उस वक्त तक करती है जब तक औलाद को अपने वालिदैन से पैसा मिलने की उम्मीद होती है, या उनसे अपनी मर्जी की मिल्कियत मिलने की उम्मीद होती है, या विरासत की उम्मीद होती है। मगर वो वालिदैन कि जो पेंशन पर जिंदगी गुजारते हैं, जिनका खर्चा जवान औलादें उठाने को इनकार कर देती हैं, जिनकी बीवी बच्चे इस कदर बिजी हो जाते हैं लाइफ में कि उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अपने बूढ़े वालिदैन से ये पूछें कि अब्बा आपने खाना खाया था, आपने पानी पिया था, आपने दवा खाई थी। उस पोजीशन के अंदर ये बुजुर्ग आज पाकिस्तान के मौजूद हैं। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो 1947 में यहां पर मौजूद होंगे, या उन्होंने पाकिस्तान बनाने में काविशें अपनी अदा की होंगी। लेकिन आज उन बुजुर्गों के साथ क्या किया जा रहा है हमारे वतन अजीज में, काश अल्लामा इकबाल या कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना होते और उनके बनाए हुए कवानीन पे अगर अमल किया जा रहा होता तो ये बुजुर्ग आज सड़क पे खड़े होके अपनी इज्जत का तमाशा बनते हुए ना देखते। उन बुजुर्गों से पूछ ले कि वो क्या चाहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट साहब भी, वो इनकी बातों का जवाब देंगे। जनाब, क्या कहना चाहते हैं आप, किस तरीके से प्ली करेंगे? सबसे पहले तो मैं समा टेलीविज़न का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका फराहम किया और हमारी कुछ ग्रीवांसेस को सुना। सबसे ये जो हमने 20 सितंबर 2010 को एप्लीकेशन मैंने मूव की थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब को, जिस पर उन्होंने सोमोटो एक्शन लिया और उन्होंने उनके ऊपर इन्होंने पीटीसी और पीटीईटी ने ये कमिटमेंट की थी कि हम ये जुलाई 2010 से दे देंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले ये 2009 तक देते रहे हैं। जो कुछ हुकूमत पाकिस्तान अनाउंस करती रही है 2009 तक देते रहे हैं, लेकिन 2010 में इनको कोई खासी कोई बीमारी आई और जिसकी वजह से मगर उन्होंने वादा किया था कि 1 जनवरी 2001 से पहले जो एम्प्लॉयज रिटायर हुए हैं उनको 20% दिया जाएगा इजाफी जो उनकी पेंशन है उसके अंदर, और उसके बाद जो रिटायर हुए उनको 15% दिया जाएगा। उन्होंने दिया नहीं, उसकी रूह के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं दिया। अपनी मर्जी चलाई। बड़े साहब, उन्होंने क्या दिया अपने एम्प्लॉयज को? 8% उन्होंने दिया है, बाकी पीटीईटी ने वजह क्या थी? मगर उन्होंने तो नोटिफिकेशन, उन्होंने तो अपनी बात ही बदल दी। उन्होंने कहा 2001 नहीं, अब 1996 से पहले जो रिटायर हुए थे उनको दिया जाएगा 20%। सारे के सारे जितने भी हैं सब सरकारी मुलाजमीन हैं। तो यानी उन्होंने अपनी बात से जो है वो इनकार कर दिया। जो लिख के दिया था उस पर अमल नहीं किया। बिल्कुल इनकार कर दिया उन्होंने, साफ इनकार कर दिया। और समझ में नहीं आता कि ये गवर्नमेंट की रिट कब कायम होगी, सुप्रीम कोर्ट की रिट कब कायम होगी। सुप्रीम कोर्ट की रिट को भी चैलेंज है ये बात? चैलेंज है। अच्छा, सरकारी एम्प्लॉयज तो मानता है सुप्रीम कोर्ट आपको? बिल्कुल मानता है। सरकारी पेंशनर भी मानता है? बिल्कुल मानता है। उन्होंने डिपार्टमेंट ने जो है वो इसके ऊपर डेविएशन की, उन्होंने वो चीजें नहीं दी जो लिख के दी थी? बिल्कुल नहीं दी है, और बार बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, मुख्तलिफ जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस। ये खत उन्होंने किसके नाम लिख के दिया था? सुप्रीम कोर्ट के नाम? सुप्रीम कोर्ट के नाम दिया था। ये एडवोकेट साहब खड़े हैं हमारे, ये आपको बाकी सुप्रीम कोर्ट के नाम अगर मैं कोई चीज आज लिखकर भेज दूं तो क्या मैं मजाज हूं इस बात का कि मैं उसमें हेरा फेरी कर सकता हूं या नहीं कर सकता? सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर अगर मैं ना मानूं तो सुप्रीम कोर्ट मेरे अगेंस्ट क्या करेगा? ये तमाम बातें हम पूछते हैं जावेद चितारी साहब से। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन माय शो। जावेद चितारी साहब, आपने हमेशा मजलूमों के हक में आवाज उठाई है, और आज ये लोग हमारे बुजुर्गों की शक्ल में यहाँ मौजूद हैं। इनकी ताजीम और इनकी इज्जत करना हम पर वाजिब है, फर्ज है, लाजिम है। अगर हम ये नहीं करते तो शायद हमें इंसान कहलवाने का हक नहीं होगा। किस तरीके से इनका केस प्ली करेंगे आप इस पूरी दुनिया के सामने और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने? देखिए, अपना मजमूई तौर पर ये केस तो अपना प्लीड कर चुके हैं सुप्रीम कोर्ट में, और 11 अगस्त 2011 को इनके लिए एक फैसला आया जिसमें इनको सरकारी मुलाजिम कोर्ट ने तस्लीम किया और इनका स्टेटस माना। लेकिन इस पे सबसे बड़ा जुल्म यह है कि जो टीएनटी डिपार्टमेंट से जो एक लेटर गया 4/11/2011 को, और कोर्ट को कहा कि रिट्रोस्पेक्टिवली इनको कंप्लायंस हो गई है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, और उसके बाद जो दूसरा नोटिफिकेशन लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया है, इस्तिलाह जरा बता सकते हैं तमाम देखने वालों को? रिट्रोस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है मौसर बमाजी, यानी कि मौसर बमाजी का मतलब ये है कि जो वक्त आपने दिया था 1996 का,
उससे लेके 96 और 2001 तक का, उस वक्त तक का हमने लेटर जारी कर दिया है जो मौसर बमाजी है और उस वक्त से मौसर होगा। लेकिन जब दूसरा नोटिफिकेशन निकाला और उसमें सिर्फ और सिर्फ 96 के लोगों को सरकारी मुलाजिम माना और उनकी पेंशन में 15 से 20% इजाफा किया और 96 से लेकर 2001 तक के लोगों की लिस्ट से काट दिया, तो न सिर्फ ये इनके साथ जुल्म है बल्कि सुप्रीम कोर्ट को मिसगाइड करने का और कंसीलिंग ऑफ सुप्रीम का कोर्ट जुर्म किया है। जी 8% का इजाफा किया बजाय 15% के। लेकिन 15% ना करना और 8% करना उस नोटिफिकेशन का जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट यानी कि मौसर बमाजी था, उसकी नफी है। जी बिल्कुल नफी है। का मतलब सुप्रीम कोर्ट किस बात का मजाज है? अब सुप्रीम कोर्ट के पास क्या ताकत है? जरा आप डिपार्टमेंट को और आम आवाम को ये बात बता सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के किसी भी दिए फैसले को मन्नो मानना हर इदारे की जिम्मेदारी है, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे गवर्नमेंट हो। जब हम कोई इदारा खरीदते हैं, उसके शेयर्स खरीदते हैं, उसकी तमाम तर लाइबिलिटी इवन 2 मजदूर भी उसके साथ खरीदते हैं, वरना पीटीसीएल जितने का बिका है इससे कई गुना ज़्यादा की इसकी प्रॉपर्टी है। अब ये अगर मुलाजमीन के साथ इस तरह करते हैं, इसका मतलब ये इन्होंने जो गवर्नमेंट से मुआहदा किया था पीटीसीएल की खरीदारी का, वो मुआहदा नल एंड वाइड हो जाता है और इनका सौदा बरकरार नहीं रहता। अच्छा, जीएम साहब से जो हमारी बात हुई थी, फारूक साहब से, वो इस्लामाबाद में गालिबन हैं इस वक्त और वो फोन पे बात नहीं करना चाहते थे, बहुत मुश्किल से उन्होंने बातें की, उन्होंने बहुत सारी चीजों में उलझाने की कोशिश की। तो क्या आप समझते हैं पीटीईटी जो है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन एम्प्लॉयज ट्रस्ट, वो लायबल है इन तमाम चीजों को मुराद को देने का जो उसने वादा किया है? और बजट नोटिफिकेशन के हिसाब से 25% का जो इजाफा था पहली मरतबा पाकिस्तान की तारीख में कि इनको मेडिकल अलाउंस दिया जाएगा, वो इस बात के लायबल हैं? क्या उनकी ड्यूटी है कि वो पे करें? ये बिल्कुल वैसे ही केस है जैसे मशरिक अखबार का केस था और ट्रस्ट बन गया था और उस मशरिक अखबार ट्रस्ट ने तमाम एम्प्लॉइज को वही बेनिफिट्स तमाम दिए थे जो गवर्नमेंट ने तस्लीम किए थे नेशनल प्रेस ट्रस्ट के। बिल्कुल इसी तरह ये ट्रस्ट का केस है और उसी केस की तरह इस केस को टैकल करना चाहिए। बिल्कुल आखिरी मिनट में हम इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, मुझे सिर्फ ये बताएं, क्या आप समझते हैं कि आपकी आवाज उस अदालत तक पहुंच चुकी जिसने फैसला दिया था आपके हक में? देखिए, जिस तरह आप मेहनत कर रहे हो, जिस तरह आपने बहुत ही जामे तरीके से हमारी सारी प्रॉब्लम को पेश किया है, मुझे यकीन है जिम्मेदारों तक ये बात पहुंच रही है। तमाम अदालतों में सुना गया, बिल्कुल पूरे पाकिस्तान में 41,000 खानदानों को गैर कानूनी तौर पे बदमाशी से तकलीफ दी जा रही है और उनकी पेंशनों में कटौती करके उन्हें महंगाई के दौर में मरने पे मजबूर किया जा रहा है। मैं समर टेलीविजन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। फेडरल गवर्नमेंट पेंशन एक्शन कमेटी इंशाल्लाह इस मसले के हल तक अपनी जद्दोजहद जारी रखेगी। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप समझते हैं कि तमाम इदारों को ये बात मौसूल हो चुकी है, आपकी आवाज पहुंच चुकी है? तकरीबन तमाम इदारों को ये वो बात मौसूल हो चुकी है, समझे, उनको चाहिए कि इस पे अमल दरामद करें। अगर अब भी नोटिफिकेशन के हिसाब से अमल दरामद नहीं होता तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किस डिपार्टमेंट पर आयद होती है? ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पर होती है और सबसे बड़ी बात है ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ज़मरे में आता है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात यहाँ पे की गई। शिरानी साहब, चाहिए अगर ये जो जिस तरह ये अल्फाजों से खेल रहे हैं पीटीसीएल वाले, पीटीएटी वाले, इनको चाहिए कि अब ये जाके सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दाखिल करें कंटेम्प्ट की और कहें कि जीएम साहब ने कंसीलिंग ऑफ फैक्ट्स किए हैं, मिस गाइड ऑफ द कोर्ट की है और कंसीलिंग ऑफ फैक्ट, मिस गाइडिंग ऑफ कोर्ट कंटेम्प्ट की तारीफ में आता है और कंटेम्प्ट की सजा 6 महीने बगैर किसी लीव टू डिफेंड के। सिर्फ आखिरी सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या ये इदारे जो अपने एम्प्लॉयज को सही तरीके से बजट के हिसाब से पेंशन और उनकी मुराद नहीं दे रहे हैं, क्या वो इन बुजुर्गों को रोड पे धक्के हुए खाते देखना चाहते हैं, धक्के खाते हुए देखना चाहते हैं? रेलवे के एम्प्लॉयज वाला अशर देखना चाहते हैं? ये हमारी हुकूमत की नाकामी है कि ये चंद रुपयों के ठेकेदारों से के सामने, सरमायादारों के सामने घुटने टेक के बैठी है और नेशनल इदारों को, कौमी इदारों को बर्बाद करके और कौम को सरमायादारों का गुलाम बनाना चाहती है। आपने जनाब तमाम बातें सुनी, आपने उन एम्प्लॉयज की बात सुनी, सीनियर सिटीजन की बात सुनी, आपने उनके दिल के कर्ब को सुना, उन्होंने वो तकलीफ दे बातें आप तक पहुंचाई। अगर आप जी होश हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप सच्चे पाकिस्तानी हैं, अगर आप ये समझते हैं कि आप मुसलमान हैं, अगर आप ये समझते हैं कि बुजुर्गों की इज्जत हम सब पर वाजिब है, अगर आप ये समझते हैं कि ये बुजुर्ग झूठे नहीं हैं, ये सच्चे हैं, तो फिर आपको इनके हक में काम करना पड़ेगा, वरना आप इनको कानूनी दाव पेश में घुमा फिराकर इंतजार करेंगे कि शायद हमारा कोई चाहने वाला, हमें दुआ देने वाला बुजुर्ग इस दुनिया से चला जाए। एक क्षमा गुल होगी, दूसरी खुद ब खुद हवा के दोष पर आ जाएगी। तो बात कहने की यह है कि इनके मसाइल को हल कीजिए, आने वाली नस्लें आपके मसाइल को हल करेंगी। हुकूमत पाकिस्तान अगर ताकतवर है,
प्राइवेट इदारों के सामने, तो हुकूमत पाकिस्तान को अपनी ताकत का मुजाहरा करना ही होगा, क्योंकि हम सब पाकिस्तान जिंदाबाद इसलिए कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ताकतवर है। आपने प्रोग्राम देखा, अगर आप चाहते हैं की जाए आपकी बात तो लिख भेजिए कि BHSama.tv पर जरूर की जाएगी आपकी बात, और फेसबुक पर भी आप जा सकते हैं, आपकी बात स्ट्राइक कीजिए, आपको प्रोग्राम मिल जाएगा। अपने तमाम गेस्ट का, चितारी साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप तशरीफ लाए, और मेरी दुआ है कि इन बुजुर्गों के मसाइल हल हों ताकि आइंदा आने वाली नस्लें अपने बुजुर्गों के मसाइल हल करें। मुझे इजाज़त दीजिए टेलीफोन एंड टेलीग्राफ ऑफिस 14 नंबर दस्तगीर से। अल्लाह हाफिज़।